सर थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी कंपोजिंग कौन से हैं, कुछ थोड़े बहुत आपने जो कंपोज किए हो हाँ हाँ, मेरी सॉन्ग्स? कंपोजिशंस हैं, काफी कुछ कंपोजिशंस हैं। जी सर, एक अभी दो कुछ उसके ये बोल बता देते। हाँ, बोल तो ऐसे मुझे याद नहीं है। जैसे सरस्वती विभाग के लिए मैंने काफी काम किया, दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया मैंने, अच्छा अच्छा आकाशवाणी के लिए काम किया। जी और सूफी संगीत में मैंने बहुत सारी नई रचनाएं लिखवाई, जी लिखी भी हैं और लिखवाई भी हैं, जी। और उनको कंपोज करके दूरदर्शन में भी काफी काम किया। अच्छा डीडी नेशनल के लिए भी उस पर मैंने काम किया, और डीडी वर्ल्ड के लिए भी मैंने काम किया। लाइव शोज भी बहुत सारे किए हैं मैंने, जी जी है ना। जी। तो काम बहुत सारा अलग अलग जोनर्स का है मेरे पास, है ना। अच्छा कभी आप आएंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। जी। सर एक बात बताइए कि मतलब पहले का म्यूजिक और अभी जो नए इंस्ट्रूमेंट आ गए म्यूजिक में, तो क्या चेंज आया है अभी? मतलब आजकल हम जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर से ही सारी चीजें हो जाती हैं, एडिटिंग हो जाती है। तो क्या क्या डिफरेंस आया है, पहले का कैसे म्यूजिक बनता था और अभी कैसे बन रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले जो म्यूजिक होता था जी उसमें मान लीजिए कि 20 वायलिन बजाने वाले हैं, 4 ढोलक बजाने वाले हैं, 4 तबला बजाने वाले हैं, सितार वाले हैं, सरोद वाले हैं, सारंगी वाले हैं। जी ये सब एक साथ बैठकर एक गाने का म्यूजिक बजाते थे, और उसी टाइम जो है देश के मूर्धन्य गायक लोग जो है वो गाते थे, और उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता था, जी, है ना। सब एक गीत को रिकॉर्ड करने में एक साथ गाया बजाया जाता था। अच्छा। अब एक साथ गाए बजाए जाने की स्थिति में वो सारी चीजें सही बजे, इसके लिए बहुत लंबा एक प्रैक्टिस सेशन हुआ करता था। अच्छा, है ना। मतलब एक गीत को रिकॉर्ड करने में ये मान के चलिए कि एक दो महीना लग जाता था सिर्फ प्रैक्टिस में। जी। उसके बावजूद भी अगर यदि किसी कलाकार ने अगर यदि गलत बजा दिया तो उसको वहीं कट करके फिर से जीरो से शुरू किया जाता था। जी जी जी। ये मैं आपको 80 के दशक की बात बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत दशक की बात बता रहा हूँ। टेक्निकल पॉइंट है ये। जी। फिर उसके बाद जब 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग आई, 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग आई, 16 ट्रैक रिकॉर्डिंग आई, हाँ, है ना। फिर उसके बाद डिजिटल रिकॉर्डिंग का मामला आया, तो फिर क्या हुआ कि सितार वाले को अभी टाइम है तो अभी बजवा लिया जी। बाद में उसको गाने में जहाँ यूज करना है वहाँ उसको जोड़ दिया गया, ऐसे हुआ जी। तो ये एक सहूलियत हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट होता गया तो ऑडियो इंजीनियरिंग में भी जो है ये मान के चलिए कि टोनल क्वालिटी बहुत रिफाइन होती गई, और सारा काम कंप्यूटर से किया जाने लगा। अच्छा। लेकिन जो फीलफुल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन या आर्टिस्ट का काम जो 80 और 70 के दशक में होता था जी, वो फीलफुल काम आज की स्थिति में नहीं होता है, बिकॉज सारा काम कंप्यूटर से या डिजिटलाइजेशन से होने लगा है। जी। कंप्यूटर एक मशीन है ना। हाँ हाँ, वो कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। जी सही बात है। उस मशीन में से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल एक्यूरेट टोन्स निकल रही हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम भी करते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक कमी ये रहती है कि जो एक फील होता है जी आर्टिस्ट का, जी, वो फील उसमें नहीं होता, बिकॉज मशीन कैन नॉट क्रिएट द फील। जी, मशीन एक मशीन है, वो इंसानी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, जी, है ना। तो अगर यदि कोई तबला मैंने बनाया कंप्यूटर से तो वो बिल्कुल सुर में बजेगा, अच्छा लगेगा, सारे बॉल बहुत एक्यूरेट बजेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो एक फीलफुल प्लेइंग होती है वो कंप्यूटर में नहीं हो सकती है। ये कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आके या तबला प्लेयर आके बजाएगा तो उसमें फील आएगा। जी। ये एक ड्रॉबैक है, और ये एक प्लस पॉइंट भी है कि हम आज की डेट में डिजिटल लेवल पर हम सारे इंस्ट्रूमेंट की टोन जो है कंप्यूटर से बहुत एक्यूरेटली बना लेते हैं। जी, है ना। जी जब भी बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं मुंबई में या वर्ल्ड वाइड लेवल पे,
तो उसका बेसिक जो बनता है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को लेके बनाया जाता है, लेकिन जब फाइनल म्यूजिक बनता है तो किसी न किसी आर्टिस्ट को बुला के प्ले ही करवाया जाता है आज भी। ये होता है। सच आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आजकल जैसे जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, इनका एक दो सॉफ्टवेयर के कुछ नाम बताएंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं म्यूजिक कंपोजिंग के लिए? मैं बताता हूँ आपको जी। जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो 2 फॉर्मेट में यूज हो रहे हैं जी, है ना। एक तो एप्पल के लैपटॉप और कंप्यूटर्स के फॉर्मेट में यूज हो रहे हैं, और दूसरा विंडोज के फॉर्मेट में यूज हो रहे हैं जी। आज की डेट में जैसे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्यूबेस 9.5 प्रो या न्यूएंडो बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कुछ मास्टरिंग टूल्स है, VST है, VST-i है ना जी, ये सब चल रहा है। और जब हम ये मैक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लॉजिक मिलता है, लॉजिक प्रो मिलता है, और उसके बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलते हैं। तो जो जिसके पास सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ये काम करने वाले लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। जी 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 सर, क्योंकि क्या है इसमें टोटल क्या है, एक्सपीरियंस जरूरी है, और बहुत जरूरी। एक्सपीरियंस के बगैर जो है मतलब आप मिसगाइड हो जाओगे। आप कुछ करोगे, कुछ बनाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो सही है या नहीं, उसमें बीट सही आ रही है या नहीं आ रही। आपकी इस बात को लेकर मैं बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ जी। आपने कहा एक्सपीरियंस जी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि सितार का टोन कैसा होता है जी, सरोद का टोन कैसा होता है, सारंगी का टोन कैसा होता है, डिस्टॉर्शन गिटार का टोन कैसा होता है, ओवरड्राइव गिटार का टोन कैसा होता है ना। रॉक ड्रम किट में और जैज ड्रम किट में क्या फर्क है, उनके टोन्स में क्या फर्क है, ये उनको पता ही नहीं होता। उसका रीजन ये है कि आज की डेट में लोग जो है सुनकर समझना चाहते ही नहीं, उतना समय जो है वेस्ट नहीं करना चाहते जी। अगर यदि भोपाल में कोई छोटा या बड़ा कोई सितार वादक है जी, तो सीखने वाले को कम से कम जाके वो उसके सामने बैठना चाहिए और सुनना चाहिए कि भाई सितार बजता कैसे है, फेस टू फेस सुनने में कैसा लगता है। सही बात है। फिर वो सरोद वाले के पास जाके बैठे जी, कि भाई सरोद के टोन में क्या फर्क है। जब तक कि इस चीज को आप चेकआउट नहीं करेंगे, यानी इसका परीक्षण नहीं करेंगे, इसका इम्तिहान नहीं करेंगे, तब तक आप अपने ज़हनी तौर पर उन साउंड की अलहदगी यानी डिफरेंशिएशंस को कैसे आप खुद महसूस कर पाएंगे। जी जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। जब तक आप सुनना बहुत जरूरी है। देखिए सर, म्यूजिक के फील्ड में यदि आप काम करते हैं, चाहे गायक हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, चाहे वो ऑडियो इंजीनियरिंग करने वाला हो, सुनना बहुत जरूरी है। सिंगर को सुनना चाहिए। अब आज की डेट में क्या है कि भाई लोग जो है फिल्म संगीत बहुत गाते हैं, उससे कम गजल गाते हैं, उससे कम भजन गाते हैं, उससे कम कव्वालियां गाते हैं। 4 बैठ गायकी भोपाल की शान हुआ करती थी, आज की डेट में तो कोई शायद ही कोई गाता हो, है ना। अब क्या है कि इन सारे जोनर्स को कम से कम सीखने वाला सुने तो। जी सही बात है ना। अब भैया पंडित जफराज साहब भी गाते हैं, राशिद खान साहब भी गाते हैं जी, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब भी गाते हैं, शंकर महादेवन साहब भी गाते हैं, हरिहरन साहब भी गाते हैं। तो इन सब लोगों के गाने में क्या फर्क है, ये सुनने से ही समझ में आएगा ना। सुनना बहुत जरूरी है। जब वो डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब अलग अलग सॉन्ग सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप जो है कुछ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें? मेरे तो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं और क्योंकि मेरी भी नॉलेज एक लिमिटेड है, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें, कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से तो बताइए। और सर देखिए बॉलीवुड के बारे में थोड़ा सा बताना, आपने उसमें भी थोड़ा कुछ योगदान दिया है, उसमें भी काम किया। देखिए बॉलीवुड में जी आज के टाइम में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं जी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया, वो आज भी हैं और आज भी काम कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत लोगों को सिखा रहे हैं, यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं। जी। जैसे लुइस बैंक्स साहब हैं, है ना,
जी। और जिन्होंने आर.डी. बर्मन साहब के साथ काम किया, जिन्होंने ये पप्पी लहरी साहब के साथ काम किया, है ना, आज की डेट में लोग उनको कम जानना सुनना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि उनका काम बहुत ज्यादा आज सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि पप्पी लहरी साहब हिंदुस्तान के एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जिनके सबसे ज्यादा रीमिक्स सॉन्ग बने हैं। यानी जो रीमिक्स का अभी 10-15 साल पहले एक बूम आया था बॉलीवुड में और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये हर गाने का रीमिक्स बनता था। तो जितने भी रीमिक्स बने हैं उसमें सबसे ज्यादा रीमिक्स बने हैं पप्पी लहरी साहब के, है ना। तो पप्पी लहरी साहब बहुत अच्छे तबला नवाज हुए हैं, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। पप्पी लहरी साहब बहुत अच्छे गायक थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। पप्पी लहरी साहब बहुत अच्छे हारमोनियम बजाने वाले थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जी। मदन मोहन साहब जो थे बहुत अच्छे सारंगी नवाज थे, मदन जी उसमें, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, है ना। तो होता क्या है कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर आज की डेट में शंकर महादेवन साहब हैं और लॉय मेंडोजा साहब हैं और एहसान नूरानी साहब हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत डेप्थफुल काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन बात यही है कि जो डेप्थफुल काम करता है वो ही आगे आ पाता है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने काम को आगे बढ़ा पाता है। सही बात है। तो जब तक आप काम को डेप्थफुली नहीं करेंगे, शॉर्टकट यदि ढूंढेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक लिमिटेड सिनेरियो में, यानी एक कैप्सूल के अंदर ही बंद रहेंगे। जी जी जी। आपको अपना कैप्सूल ओपन करके बाहर आके आगे बढ़ना चाहिए। जी। ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारा कैप्सूल है बस यही सब कुछ है और यही नंबर 1 एंड ओनली है। जी। आजकल की जो जनरेशन है, 20 से 25 साल के लोगों की जो जनरेशन है, वो इसी फॉर्मेट में काम करते हैं जी। कि हमारा ये पैटर्न है, हम ये करते हैं, बस पंजाबी पॉप या पंजाबी हिप हॉप इस टेक्सचर में काम करते हैं बस। जी। बाकी वो उनसे अगर यदि कह दें कि भाई भजन बना लो तो शायद वो नहीं बना पाते हैं। जी। उसका रीजन ये है कि वो अपनी नॉलेज को खुद ही वास्ट लेवल पर लेके नहीं जाना चाहते। जब व्यक्ति एक अपने छोटे से शेल या कैप्सूल में बंद रहेगा तो जितनी स्ट्रेंथ है उतना ही तो उसमें नॉलेज आ पाएगी। जी। जब तक वो शेल से बाहर नहीं आएगा तब तक वो नॉलेज कैसे आ पाएगी। तो मेरा मैसेज यही है कहने के लिए इंडियन म्यूजिक के लिए, चाहे क्लासिकल हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, चाहे वो ऑडियो इंजीनियरिंग हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शेल से बाहर आके और दूसरी चीजों को देखना समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही आपको आगे लेके जाता है। जी। और बताइए। बस सर यही थोड़ी सी कोशिश है कि भोपाल के जो आर्टिस्ट हैं और दूसरी जगहों के जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा सा हम अपने YouTube चैनल के ऊपर प्रमोट करें। वैसे तो वो खुद ही अपने अंदर ही इतने जो है इन डेप्थ हैं, लेकिन क्या होता है सर, थोड़ा सा क्या है, सामने और आते हैं ना तो वो उभर के आते हैं सामने, तो पता चलता है लोगों को। और सर मेरी कुछ YouTube चैनल के लिए आप कुछ बोल देंगे व्यूअर्स के लिए? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। आप ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, और ये बहुत बड़ा काम है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, ऐसा काम पहले तो शायद किसी ने किया नहीं। न गवर्नमेंट लेवल पर ये काम हुआ है, न प्राइवेट लेवल पर ये काम हुआ है कि भोपाल के आर्टिस्ट को आप जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े कलाकारों को लें या छोटे कलाकारों को लें जी, सबसे आप पर्सनल एस्पेक्ट पे ये मैसेज जरूर उनको दें कि आपको म्यूजिक का काम यदि आप कर रहे हैं तो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करें। क्यों वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करें उसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि म्यूजिक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, जी, है ना। म्यूजिक जो है किसी राज्य या देश या किसी पर्टिकुलर छोटी या बड़ी संस्कृति की चीज नहीं है।
जी है ना। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जी, और सबको छोटा connect कलाकार हो करने या के- बड़ा कलाकार हो, उसको यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर आके काम करना चाहिए, है ना। जी और अपने शेल को जितना वास्ट कर सके जी वो करना चाहिए, जी सर, है ना। थोड़ा बस यही सा मैं कुछ- आपके लिए कहना चाहता हूँ, जी है ना। सर, एंड और करने आपके के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल और इस लायक समझा कि नहीं सर, आपने बस मुझसे चंद सवाल किए। मैं जी आपका जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, और बस सर बहुत यही बहुत कोशिश करता हूँ शुभकामनाएं कि देता हूँ सबसे आपके चैनल के connected लिए। आए। जी सर, ओके ओके। सर, कुछ म्यूजिक आखिरी में कुछ सुना के थोड़ा सा अपन इसको फिर इसको ब्रेक करें अपन। मैं आपको अभी कुछ कंपोजिशन सुनाता हूँ अपनी, जी है ना। जी आप चाहें तो उसको आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, जी, बिल्कुल ठीक सर, है ना। जी बिल्कुल। ओके ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू। ओके सर।